चलो सीपी से शुरू करें। आवाज आ रही है? कल हमने कहाँ तक कर लिया था इसको? कल हमने कर लिया था सेक्शन 100 से हमें आज स्टार्ट करना था ना। आज हमें सेक्शन 100 से स्टार्ट करना है ना। चलो शुरू करते हैं ना। देखो, अब हम अपील पढ़ रहे थे 96 से। मैंने आपको बताया था 96 इंपॉर्टेंट है, 96 का क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है ना। एक्स पार्टी में अपील कैसे जाएगी, तो जैसे नॉर्मल जाती है वैसी जाएगी, है ना। और कंसेंट डिक्री है तो अपील नहीं जाएगी। अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस था, और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस था और उसने 10,000 तक का मैटर कुछ था, उसे डिसाइड किया था, तो उसकी अपील भी नहीं जाएगी। 97 में मैंने आपको बताया था कि अगर पार्शियल के खिलाफ आपने नहीं करा, प्रिलिमिनरी के खिलाफ नहीं किया, तो फाइनल डिक्री में आप नहीं कर सकते, है ना। ठीक है ना। फिर आपका अब आ गया सेकंड अपील। ये तो भी नॉर्मल फर्स्ट अपील होगी ना आपकी। अब सेकंड अपील आ गया 100 में। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है और पूछता भी है कि सेकंड अपील आखिर दी क्या है, दी कहाँ है। एक तो ये भी पूछता आपसे क्वेश्चन सेकंड अपील कहाँ है, तो 100 में है एक पहला क्वेश्चन। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि एक क्वेश्चन बनता है कि सेकंड अपील कहाँ जाती है, तो सेकंड अपील हाई कोर्ट में जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सेकंड अपील जो जाएगी उसका ग्राउंड क्या हो, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो आंसर है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ करता था, है ना। अब हो गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये कई बार पूछ देता है कि सेकंड अपील किस ग्राउंड पर जाएगी। हाई कोर्ट में जाएगी, सेक्शन 100 में दिया है, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। मगर किस ग्राउंड पे जाएगी, तो वो ये है कि आपके सब्सटेंशियल पे जाएगी। ठीक है। एक बार अगर आप देखना चाहो देख लो कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एंड अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। तो मतलब कि फर्स्ट अपील हुई होगी, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पहुंची, वहां से सेकंड अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था, तो फिर सेकंड अपील जाएगी। अगर नहीं है, अगर मान लो कि उसे लगता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, तो सेकंड अपील नहीं जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए ना। सेक्शन 100 का ये क्वेश्चन बनता है कई बार, इसलिए इसको एक बार आप जरूर ध्यान रखना। अब देखो, इसका एक ये वाला बहुत पूछता है, जैसे मान लो ये वाला 102 पूछता कई बार कि 25,000 तक का अगर कोई डिक्री है, रिकवरी ऑफ मनी थी 25,000 रुपए तक के, तो सेकंड अपील नहीं होगी, है ना। छोटा सा अमाउंट है ना। नो सेकंड अपील, छोटा सा अमाउंट है, अमाउंट कोई बहुत बड़ा है नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ क्या सेकंड अपील करनी है। सिंपल एक फर्स्ट अपील होगी तो इतना ही बहुत है। तो 102 आपको बता था कि सेकंड अपील कब कब नहीं होगी भाई। एक तो 25,000 तक अमाउंट तब नहीं होगी, हमने 100 में ये पढ़ लिया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, तब नहीं होगी। दो आ गए ना। तो 102 का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 25,000 रुपए तक के मामलों में सेकंड अपील नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये 102 आप जरूर ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बना देता है जरूर।
एक 104 देख लो। 104 इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर से अपील बता रहा है ना। ऑर्डर से एक पूरे सूट में कई सारे ऑर्डर बीच बीच में कोर्ट पास करती रहती है, ठीक है। तो उनके खिलाफ अपील हो सकती है, किन किन मैटर में हो सकती है। तो इसमें जो है ना ज्यादा नहीं है वैसे, है ना। देखो क्या है, एक 35A है, एक 35A है, एक क्या 91 है, एक क्या 95 है। इतने ही दे रखे ना इस सेक्शन में 104 में। तो 104 में तो सिर्फ इतना ही दे रखे हैं, है ना। और तो कुछ है नहीं 104 में। तो ये है। तो मतलब कि मान लो कि ये पूछ लेता कभी कभी ऑर्डर से अपील कहाँ होती है, तो ये 104 में दिया। इसी के साथ अगर आप पढ़ोगे कि रेड विद, अगर इसे पढ़ लो आप 104 रेड विद ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 में भी वो बता रखा है कि ऐसे ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपील हो सकती है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको जो याद रखना है वो ये प्रोविजन याद रखना है जो 104 में दे रखा है, ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील हो सकती है। और ऑर्डर 34 में ऐसे ऑर्डर दे रखे हैं जिनके खिलाफ अपील हो सकती है। मगर 104 का ये भी पकड़, ये 4 है क्योंकि बहुत कम है, इसलिए आप याद रख सकते। 91 95 तक लाइन में ही आ जाते हैं भाई। 91 में क्या था, पब्लिक न्यूसेंस था। 92 में क्या था, पब्लिक चैरिटी था। 95 में क्या था कि अगर उसे मान लो अरेस्ट कर लिया या कोई ऐसा ऑर्डर इंजंक्शन बिना किसी ग्राउंड के इंसफिशिएंट ग्राउंड पर करवा लिया तो क्या मिलेगा, 50,000 तक का जो मिल रहा था मैं आपको बता रहा था, है ना। तो वो चीज आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, याद देख लेना। इसके नॉर्मल आपको अपील फ्रॉम मतलब जो ऑर्डर्स के अपील होती है ये याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर भी अगर एक नजर मारना चाहो तो जरूर मार लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, पर ठीक है। एक चीज देखो और क्या कह रहा है 104 में, अगर आखिरी लाइन देखो आप, कह रहा है क्लॉज 2 जो है इसका, कह रहा है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। कह रहा है कि एक बार मान लो कि एक ऑर्डर था 95 का, कोई ऑर्डर हुआ है ना, उसके खिलाफ आपने अपील करी, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो कि अब सेकंड अपील नहीं होगी, यही तो कह रहा है। तो जिस ऑर्डर की अपील हो गई उसकी सेकंड अपील नहीं होगी। ये पूछता नहीं होगा, फिर भी याद रखना कि ऑर्डर की अपील से अपील नहीं होती, सेकंड अपील नहीं होती, है ना। 104 में ऐसे ऑर्डर है जिनके खिलाफ अपील होती है। 107 देख लो, पूछ लेता कभी कभी अपीलेट कोर्ट की पावर बता रहे हैं, और यही पूछ लेता कभी कभी अपीलेट कोर्ट की पावर जो है वो कहाँ है, वो 107 में। अब अपील आपने कर दी, चाहे फर्स्ट अपील हो चाहे सेकंड अपील हो, है ना। तो उसमें क्या क्या देखो पावर दे रहा है, बहुत सिंपल सी पावर दे रहा है, कह रहा है डिटरमाइन केस फाइनली, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर कोई मान लो केस आया है तो उस केस को क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, फाइनली डिटरमाइन करेगा, ठीक है जी। दूसरा कह रहा है रिमांड केस। रिमांड क्या होता है कि अपने पास केस लिया, केस आया और उसको वापस भेज दिया। रिमांड का मतलब था वापस भेज देना, उठा के वापस भेज देगा। तीसरा कह रहा है टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, या फिर क्या करेगा, केस आया, इशू फ्रेम करेगा दोबारा से कि आपने ना इशू अच्छे से फ्रेम नहीं करे थे अपील में, और उसे क्या करेगा, ट्रायल के लिए वापस भेज देगा किसी के पास, है ना। किसी और चाहे कोर्ट को भेजते कि आप इसे ट्रायल करो। और दूसरा क्या कह रहा है, ये जो इसका डी है, क्वेश्चन यहां से पूछता नहीं तो डी से, ये इंपॉर्टेंट है। करें टू टेक एडिशनल एविडेंस, टू टेक एडिशनल एविडेंस, है ना, और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है कई बार, जैसे एबीसीडी का आपको याद रहेगा भाई, केस को फाइनली डिसाइड करता है, ठीक है करता है जी, रिमांड कर सकता है तो वापस कर सकता है उसको। तीसरा है कि इशू फ्रेम कर देगा दोबारा से, फिर देगा दोबारा इसका ट्रायल कर लो आप। और चौथा जो है एडिशनल, ये कभी क्वेश्चन पूछता है क्या अपीलेट कोर्ट को एडिशनल एविडेंस लेने की पावर है, तो आप आंसर दे तो यस है। प्रोविजन कहाँ है, 107 में प्रोविजन एडिशनल एविडेंस। नॉर्मली क्या होता है कि जो एविडेंस पहले आ चुके हैं उसी पे लेते हैं, अल्टील अनलेस कोई नया फैक्ट ना आ जाए। अपीलो मान लो कोई नया फैक्ट आ रहा है तो वो एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है 107 में, ठीक है। 109 जैसे बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कब जाएगी। अभी तक तो हाई कोर्ट जा रही थी, सेकंड अपील 100 में थी, सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगी, है ना। तो 109 इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं नॉर्मली। और अगर सुप्रीम कोर्ट में देखो इसमें 2 दिए इन्होंने, दैट द केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए,
और कह रहा है दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट उस पर ओपिनियन लिख के देगा कि हमारे को लगता भैया आप सबसे बड़े आदमी हो, आप इसे डिसाइड करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जनरल इंपॉर्टेंस का सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, ये तो रिक्वायरमेंट है, पूछता तो कभी नहीं है, मगर जैसे 100 में सेकंड अपील के लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन चाहिए था, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस का चाहिए। यही फर्क है इसमें, है ना। ये चीज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट है ना वो इंपॉर्टेंट है। 113 से 14, 115, 113, 114, 115 ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पीटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पीटी के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। एक तो आपका प्रोविजन हमेशा याद होनी चाहिए आपको उसके, क्योंकि कभी कभी तो सीधे से प्रोविजन पूछ देता है कहाँ दिया है। तो 13, 14, 15 हमेशा पकड़ के रखो। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, ठीक है। एक तो चीज ये इंपॉर्टेंट आपके पीटी के लिए। दूसरा देखो, हर तीनों के अलग अलग ग्राउंड है ना। एक चीज तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो रेफरेंस है, ये देखो रेफरेंस जो है सिर्फ हाईकोर्ट को जाता है, ठीक है। और ये जो रिवीजन है ये भी देखो हाईकोर्ट को जाना है, ठीक है। एक तो ये चीज आपने पकड़ ली, दोनों में सेम सी है। अब ग्राउंड क्या क्या वो देख लेते हैं। देखो 113 देख लेते पहले, रेफरेंस क्या होता है। अब रेफरेंस क्योंकि वर्ड से समझ में आ रहा है कि कोई किसी को रेफर करता है। तो रेफरेंस क्या है, कोर्ट की पावर नहीं है। रेफरेंस क्या है, मतलब हाई कोर्ट की पावर नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट खुद नहीं मंगा सकता, कोई हाई कोर्ट को रेफर करेगा। इस तरह से देख लो एक बार, है ना। क्या कह रहा है देखो, क्या सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी कोर्ट में स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स। कह रहा है कोई भी कोर्ट क्या करेगा, केस लिखेगा। केस जो है मतलब केस एक प्रॉब्लम समझो आप इसको। इस केस की जो बात हो रही है ना, इसे आप ऐसा समझोगे एक प्रॉब्लम है। कोई ऐसा मुद्दा है उस पूरे सूट में, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा है उस पूरे सूट में जिसपे कोर्ट को लग रहा है भैया मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा देखो जरा ये क्या है। तो एक बार देखते हैं किन मामलों पर वो प्रॉब्लम जा रही है ना। तो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that a case pending before it involves a question as to validity of any act। तो एक्ट की वैलिडिटी का कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए किसी एक्ट की मान लो वैलिडिटी का ही क्वेश्चन आ जाता है, किसी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी का क्वेश्चन आ जाता है ना, या फिर किसी रेगुलेशन की वैलिडिटी का आ जाता है ना। और अब एनी प्रोविजन कंटेन इन, या फिर इनमें से किसी एक प्रोविजन का आ जाए, कोई भी एक प्रोविजन हो सपोज करो। तो किसी भी एक्ट में देखो ऐसे पकड़ो लॉ, अगर लॉ की वैलिडिटी या लॉ के किसी प्रोविजन की वैलिडिटी वगैरह का कोई मैटर फंसता है और कोर्ट का ओपिनियन है कि दैट लॉ दैट ऑर्डिनेंस इनवैलिड और इनऑपरेटिव हो गया है। मतलब कि मान लो ट्रायल कोर्ट है, सिविल जज जूनियर डिवीजन है ना, सिविल जज जूनियर डिवीजन सपोज ये है, ठीक है। अब इस पे एक चल रहा है, इसे लग रहा है कि सेक्शन सपोज मैं ऐसे बता रहा हूँ, सेक्शन 13 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा का ये कह रहा है कि ये ना इनऑपरेटिव हो गया है, ठीक है। कह रहा है इनऑपरेटिव हो गया या इनवैलिड हो गया, ऐसा कोर्ट का ओपिनियन है। या फिर बोल दो पूरा सोगा इसे लगता है कि इनऑपरेटिव हो गया, इनवैलिड हो गया, है ना, ये से लग रहा है कोर्ट को। बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। मगर अभी हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं करा, इसके हिसाब से तो हो गया है, मगर हाईकोर्ट ने भी क्या नहीं करा, डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, तो इसे लिख के भेजेगा द कोर्ट शैल स्टेट अ केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड रीजन देयरफॉर एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट। तो क्या करेगा, यही लिख के पूरी बात कि भैया मेरे को ये रीजन है, ये बात है, मेरा ओपिनियन इसमें ये है, अब आप इसमें बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसे रेफर कर दोगे, ठीक है ना। और इसका ना एक रेफरेंस का आप देख लो एक बार, रेफरेंस का ऑर्डर है 46,
रेफरेंस का ऑर्डर है 46। देखो आप एक बार, और इसका अगर रूल 1 देखो आप, 46 का रूल 1 देखो, अगर ऑर्डर 46 रूल 1 में भी वही चीज बता रहा है, कह रहा है वेयर बिफोर और ऑन हियरिंग ऑफ द सूट और अपील विद द डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील, और व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री any question of law or uses having the force of law arises and on which the court trying the suit or appeal or executing the decree entertaining reasonable doubt, the court may either of its own motion on the application of any of the parties draw up a statement of that fact of the case and the point on which doubt is entertained and refer such a statement with its own opinion on the point for the decision of the high court, है ना। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ओवरऑल सिंपल सी बात क्या है, हमने 113 में जो पढ़ा, बात तो वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेफरेंस किस पे जाता है, किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन की वैलिडिटी की बात आ जाए, या उसके किसी प्रोविजन की वैलिडिटी की बात आ जाए, और कोर्ट को लगता है जो भेज रहा है वो कि ये जो है ना इनवैलिड हो गया, मगर अभी आपने ना इसे डिसाइड नहीं किया सर, तो एक बात करो आप, एक काम करो, इसको आप डिसाइड करो, है ना, इसको क्या करो, डिसाइड करो, ठीक है। और तब इसका रूल 2 भी एक बार देख लो आप, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट देख लो आप क्या कह रहा है। जब द कोर्ट में इधर स्टे द प्रोसीडिंग, तो कोर्ट जो चला रहा है, मतलब जो लोअर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है जो भेज रहा है, वो जो मैटर अपने यहाँ चला रहा है ना, वो चाहे तो स्टे कर दे कि चलो एक काम करो, मैं रेफरेंस भेज रहा हूँ, जब तक हाई कोर्ट से कुछ जवाब नहीं आ जाता ना, उनका ओपिनियन, उनका मतलब वो नहीं आता डिसीजन, तब तक यहाँ प्रोसीडिंग रुकी रहेगी। या तो ये कर ले, और या फिर चाहे तो अपना चालू रखे उसको, है ना, प्रोसीड करे, अपना काम शुरू रखे, और डिक्री पास कर दे, कंटीजेंट डिक्री, मतलब मान लो अपना केस सुनता रहे, एविडेंस लेता रहे, और डिक्री कहता है देखो इस वाले पॉइंट पे ना हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा, बाकी ये ऐसे ऐसे है। अगर उनका हाँ आया तो ये होगा, अगर ना आया तो ये होगा, ये होता कंटीजेंट डिक्री, है ना। तो या तो चाहे तो स्टे कर ले, खुद की मर्जी है, चाहे तो क्या करे कि उसे भेज दे, डिक्री पास कर दे, कंटीजेंट डिक्री बोल कर दे तो भैया अभी मैं पास तो कर दे रहा हूँ, और देखो सब्जेक्ट टू यस और नो है, उसका हाँ आया तो ठीक, ना आया तो ऐसे और ऐसे होगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इतना जरूर रखना, 113 के साथ आपका ऑर्डर 46 जो है ना वो रेफरेंस का है, ठीक है। तो मतलब ये याद रखना आप रेफरेंस के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। अब देखो 114 रिव्यू। अब रिव्यू तो जैसे रेफरेंस समझ में आता, कोई रेफर कर रहा था, ऐसे रिव्यू भी समझ में आ रहा है। रिव्यू का मतलब क्या है, एक बार जिसने व्यू किया है वही उसे रिव्यू करे, दोबारा देखे, है ना। री का मतलब ये हो गया ना भाई, एक बार देखा है दोबारा देखना उसको। तो कॉमन सेंस कहता है कि जिस कोर्ट में आपने मतलब के जो वो दिया है, डिसीजन दिया है, उसी से आप कहोगे। किससे कहोगे ये बात भाई, जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया उसी से कहोगे भैया एक बार और देख लो आप, ये तो कहोगे। देखो 114 और 114 का ऑर्डर देखना, ऑर्डर 47 है, उसका 46 था 113 का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 47 है, पकड़ के रखना इसको। 47 में एक रूल भी इसका इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड by a decree or order from which an appeal is allowed by this court but from which no appeal has been proffered। ये 114 से पूछता है, ये ABC जो दिए ना इन्होंने, ये जो ABC दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है वो। 114 में यहाँ से क्वेश्चन बनाता है रिव्यू के ग्राउंड क्या हो। तो कह रहा है कि कोई ऑर्डर है ना या डिक्री, कोई डिक्री है या ऑर्डर है जिसके खिलाफ अपील हो सकती है ना, मगर आपने अपील नहीं करी, नो अपील प्रेफर्ड, है ना, कोई अपील आपने करी नहीं है। तो अगर आपने मान लो अपील नहीं करी तो रिव्यू करा सकते हो, अगर अपील करते तो ऑब्वियसली बात है ना, अब तो ऊपर वाला कोर्ट उसको देख ही रहा है, तो जरूरत क्या रिव्यू कराने की। अब दोनों काम एक जगह करा होगा तो सही नहीं है ना, दोनों काम एक जगह करा वो तो सही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप अपील करा सकते हो, मगर आपने करी नहीं है तो आप रिव्यू कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा कह रहा बाय डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड, तो ऑब्वियसली ऐसी कोई डिक्री है या ऑर्डर है जिसके खिलाफ अपील अलाउ ही नहीं है, जैसे मान लो 25,000 से नीचे वाले जिसके खिलाफ अपील हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या करोगे,
तो फिर आप क्या करते हैं, वो कर सकते हो, तो फिर आप उसमें रिव्यू करा सकते हो। डिक्री ऑर्डर इसमें अपील नहीं है, फिर अपील है, आपने अपील करी नहीं तो आप करा सकते हो। और तीसरा कह रहा है बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। तो मान लीजिए कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है, इसने किसी 113 वाला रेफरेंस किया सपोज करो, और रेफरेंस के इस पे आंसर आ गया, उसके अकॉर्डिंग इसने कोई डिसीजन ले लिया, तो फिर आप रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, रेफरेंस पे जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ने वो दिया है उस पर नहीं करा सकते, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्या नहीं कर सकते? अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ने कोई मान लीजिए कि रेफरेंस में भेजा, हाई कोर्ट में भेजेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, रेफरेंस तो 113 में हाई कोर्ट में हो रहा है, और रेफरेंस का डिसीजन उसके पास आया, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी डिग्री कर दी, उसमें आप अपना रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को बताओ कोई बात थी, कोई पॉइंट था, उस पर उस बेचारे ने रेफरेंस कर लिया, और फिर आप बोलो रिव्यू करो। अरे भैया स्मॉल कॉलेज बहुत छोटा बोर्ड है, और एक बार हाई कोर्ट ने उसको कुछ समझा दिया, कुछ बता दिया, तो अब नहीं आप करा सकते हो, समझ रहे हो? ये 114 में 3 ग्राउंड है। पहला, किसी ऑर्डर डिक्री के खिलाफ अपील है ही नहीं तो रिव्यू करा लो, है अपील, मगर आपने अपील करी नहीं है तो आप रिव्यू करा लो। और तीसरा क्या है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ने रेफरेंस पे अगर कोई डिसीजन दिया तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका रूल एक बार 47 देख लो आप एक बार, है ना, एक बार रूल 47 खोलो आप इसका। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना आपके लिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं एक बार। एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीड डिक्री, ठीक है, वो सेम है। इसमें ना एक इसका रूल 6 आप देखो एक बार ना, ऑर्डर 47 का रूल 6 देखो आप। रूल 6 क्या कह रहा है? कह रहा है अगर मान लीजिए एक से ज्यादा मानो सपोज करो दो जजेस ने आपकी बात तो रिव्यू पिटीशन सुनी, रिव्यू के लिए आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन लगाई, वो सुनी, और दोनों डिवाइड है, मतलब एक कह रहा है कि हाँ मैं रिव्यू सुनना चाहिए, दूसरा नहीं सुनना चाहिए, तो फिर उसे रिजेक्ट माना जाएगा, है ना। तो ये कह रहा मान लो अगर 4 ने सुनी, 2 कह रहे रिव्यू सुनना करना चाहिए, 2 कह रहे नहीं करना चाहिए, तो फिर माना जाएगा कि वो रिजेक्ट है, तो फिर उसका रिव्यू आपका नहीं हो पाएगा, है ना। एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और तो इसमें कोई रूल आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो कोई इसमें खास है, एक चीज और रिव्यू में चलती है, इसमें तो नहीं लिखी है, लिमिटेशन एक्ट से आपको बता रहा हूँ कि रिव्यू की जो वो है ना, कितने दिनों में रिव्यू की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, 30 डेज में लगानी पड़ती है। रिव्यू की जो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है ना, वो आपको 30 दिन के लगानी पड़ती है। कभी पूछ लेता है कि रिव्यू की एप्लीकेशन कितने दिन में लगेगी, आज डिसीजन दिया 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। इसका रिवीजन का भी 3 दिन का ही होता है, और रिवीजन का भी 30 डेज का ही होता है, दोनों का, रिव्यू का रिवीजन का दोनों का 30 डेज है।
याद रखिएगा इसको, है ना। रिव्यू में ग्राउंड पूछेगा आपसे, 114 में ये पूछेगा, 30 दिन में करते ये पूछ लेता है आपसे। ग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इक्वल लेकर डिवाइड है तो मान लो कि रिजेक्ट है आपकी रिव्यू। 115 कोई ऑर्डर नहीं है 115 का। रिवीजन, रिवीजन पता क्या है, मान लो कि आप जुडिक्शन नहीं था आपको, आपने एक्सरसाइज कर लिया, जुडिक्शन था मगर आपने बहुत ही मतलब कि उसका क्या किया है, आपने इलीगल एक्सरसाइज किया उसका, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। जुडिक्शन था आपको, आपने उसका यूज नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं किया, ऐसे में क्या होता है, ऐसे कोई रेगुलेटरीज वगैरह हैं तो उसे क्या करता है हाई कोर्ट अपने पास बुला के सही कर देता है। सही इन द सेंस तो भाई अपने पास बुला लेगा कि हाँ जी बताओ जी आपको जुडिक्शन था, आपने क्यों नहीं करा, या ये नहीं था आपने कैसे करा, है ना। तो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवीजन ना हमेशा ऑर्डर्स का होता है। रिवीजन होता है ऑर्डर्स का, सूट का कभी रिवीजन नहीं होता। सूट तो पूरा होगा तो सूट की तो अपील ही होगी। रिवीजन एक सूट के बीच में प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं उनका रिवीजन होता है। मगर एक बात और इम्पोर्टेंट देख लो, ऑर्डर्स का होता, मैंने बता दिया कि भाई रिवीजन होता है ऑर्डर का, मगर एक होता है इंटरलोकेटरी, एक होते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इनका नहीं रिवीजन हो सकता। इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऐसे होता है जो मतलब के मेरिट पे जो इफेक्ट नहीं करते, है ना, जो मेरिट पे इफेक्ट नहीं करते। केस की जो मेरिट है ना उसको जो ऑर्डर से इफेक्ट नहीं करता, उसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलते हैं। और कभी कभी 115 पूछ देता है कि क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन हो सकती है, तो इसका आंसर होता है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन नहीं हो सकती। एक इंपॉर्टेंट है रिवीजन का क्वेश्चन ना। नॉर्मली जो बीच में ऑर्डर होता है बहुत सारे उसके खिलाफ तो हो सकती है, मगर इंटरलोकेटरी ऐसे ऑर्डर जिनका मेरिट पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, जो मेरिट को नहीं बदलते हैं, वो ऑर्डर होता या नहीं होता तब भी मेरिट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनके खिलाफ अपील भी, सॉरी रिवीजन भी नहीं हो सकता। एक बार देख लेते हैं। देखो कह रहा था हाई कोर्ट 115 में कह रहा है कि हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस। तो जिस केस की बात कर रहा है पूरे सूट की बात नहीं कर रहा, ये ऑर्डर की बात कर रहा है, तो उसके अंदर ऑर्डर होगा विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट एंड विच नो अपील लाइज, और ऐसा ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील लाइज नहीं करती, है ना, जिसके खिलाफ अपील लाई नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील लाई नहीं करती उनके खिलाफ ही रिवीजन होता है। ये भी तो हाईकोर्ट ही जा रहा है ना, अगर अपील लाई है तो फिर हाईकोर्ट रिवीजन में क्यों बुलाएगा, कहेगा छोड़ो ना अपील में आ जाना, देख लेंगे, ठीक है। एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, क्या आप इसमें ABC 3 दे दिए, जैसे 14 रिव्यू में भी 3 ग्राम दिए थे ना, ऐसे इसने दे दिए ABC। कह रहा है टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, तो ऐसा जुडिक्शन एक्सरसाइज कर दिया जो उसमें था ही नहीं, तो जुडिक्शन नहीं था उसको एक्सरसाइज कर लिया। दूसरा टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुडिक्शन टू वेस्टेड, तो मतलब कि जुडिक्शन था आपने उसे यूज नहीं किया, फेल हो गए। और तीसरा टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, और आपने अपने जुडिक्शन को एक्सरसाइज किया मगर बहुत ही मटेरियल इरेगुलरिटी थी या फिर इलीगली आपने उसको किया, तो हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक, तो हाई कोर्ट उसमें कर सकता है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होती उस ऑर्डर, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील होती है उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो इसका क्लॉज 2 देखो क्या कह रहा है, कह रहा था हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज ईदर टू द हाई कोर्ट और टू एनी अदर कोर्ट सबऑर्डिनेट टू, तो बात तो सही है, जहां पर अपील लाई कर रही है उसको हाई कोर्ट क्या है अपने उसमें नहीं बदलेगा। क्या कह रहा था, हाई कोर्ट शैल नॉट वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज ईदर टू द हाई कोर्ट और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, मतलब ठीक है, मैं समझ में आ रहा है। और तीसरा देखो, तीसरा जो कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ना 115 का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पीटी पर्पस से। क्लॉज 3 कह रहा है अ रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ सूट, तो क्या होता है, तो मान लो रिवीजन में आप चले भी गए ना किसी पॉइंट को लेके, किसी ऑर्डर को लेके, इसका मतलब नहीं है तो मैटर रुक जाएगा, वो मैटर नहीं रुकेगा,
है ना। स्टे ऑफ सूट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट एक्सेप्ट वेयर सच सूट ऑफ द प्रोसीडिंग स्टेड बाय द हाई कोर्ट। तो अगर कोर्ट खुद उसे स्टे कर दे, हाई कोर्ट बोल, हाई कोर्ट कह दे ठीक है तो मैं इस पर नहीं बोलता, तुम्हारा कुछ काम मत करना, तो ठीक है, वरना स्टे नहीं होगा, स्टे नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्डर का रिवीजन हो रहा है तो क्या सूट स्टे हो जाएगा, तो आंसर होगा नो। ऑर्डर का रिवीजन होगा तो सूट स्टे नहीं होगा, है ना। ये रिवीजन में आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक सूट स्टे नहीं होता है। अगर हाई कोर्ट कर दो तो ठीक है, ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता है, ठीक है। और उन्हीं के खिलाफ रिवीजन होती है जिनके खिलाफ अपील नहीं होती है। ग्राउंड क्या क्या है, जुडिक्शन था, यूज नहीं करा, नहीं था, यूज कर लिया, और यूज करा जो था मटेरियल रेगुलेटरी कर दिया, तो रिवीजन में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, 122 देख लो एक बार। कह रहा है पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट टू मेक रूल। हाई कोर्ट ना रूल बना सकता है, हाई कोर्ट जो ऑर्डर्स में रूल वगैरह दिए हुए हैं तो उनको रूल में अमेंडमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। 122 में दिया है, याद रखना। और 123 में दिया है रूल कमेटी। रूल कमेटी का अगर पूछ ले कि प्रोविजन कहां पर दिया हुआ है तो 123 में दिया। इससे ज्यादा कभी पूछता नहीं दोनों सेक्शन से। ऐसे पूछ देगा आपको कि हाई कोर्ट रूल बना सकता है क्या नहीं बना सकता, तो रूल बना सकता है। कहां दिया, 122 में। रूल कमेटी का प्रोविजन कहां है, 123 में। तो ये दो सेक्शन आप बस इतना ही याद रखो, काफी। इससे ज्यादा कभी पूछता नहीं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ मिसलिनियस पार्ट में, सेक्शन 132 से। तो ये ऐसे छोटे छोटे सेक्शन है ना जहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता है। अब देखो जैसे इसमें 132 है, आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड मैनर ऑफ द कंट्री ought not to be compelled to appear in public shall be exempt from personal appearance in court। अब मान लीजिए कि कोई महिला है जो पर्दे में रहती है, उसका कस्टम ऐसा बोलता है, उसके ऐसी प्रथा है, मान लीजिए कि वो बाहर के लोगों के सामने नहीं जाती, पब्लिक में नहीं जाती। अगर ऐसी प्रथा है तो 132 कह रहा है कि उसको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन है, उसको छूट है ना। उसको क्या है, पर्सनल अपीयरेंस से क्या है, छूट है। कोर्ट में आने की उसको जरूरत नहीं है, मगर यह है कि प्रथा होनी चाहिए, ऐसी कस्टम वगैरह कुछ ऐसा होना चाहिए जहां उसको मतलब कि पब्लिक वब्लिक में नहीं आना है ना। तो कभी कभी पूछ देता है पर्सनल अपीयरेंस में छूट महिला को कहां मिली हुई है, तो प्रोविजन पूछ देता है 132 में मिली हुई है। इसमें इन सबको एग्जम्पशन है तो अलग अलग 132 महिला को दे दी, 133 में अगर आप देखो तो बड़े बड़े लोगों को दिया। इसमें भी एग्जम्पशन है, इसमें देखो प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, स्पीकर भी है, मिनिस्टर भी है, जजेस भी हैं, गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस सब आ गए ना इसमें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एक आप देखोगे इसमें 135 जो हमारे लिए मतलब जजेस के लिए जो है 135, ये भी इम्पोर्टेंट है। 132 में महिला, 133 में भैया जितने नेता नगरी वाला मामला है वो, 133 में नेता नगरी वाला मामला है वो, इसके बाद 135 में क्या है, 135 में देखो क्या है, 135 में जजेस को कि नो जज मजिस्ट्रेट और द जुडिशियल ऑफिसर शैल बी लाइबल टू अरेस्ट। ये अरेस्ट से बच रहे हैं भैया, है ना, ये अरेस्ट से बच रहे हैं। शैल बी लाइबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस व्हाइल गोइंग टू प्रिसाइडिंग और रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। मतलब कि ये भाई साहब अगर कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से आ रहे हैं, है ना, और या फिर कोर्ट में उस टाइम काम कर रहे हैं, उस टाइम इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जज बन जाओ तो एक फायदा मिल जाएगा आपको कि आप जब कोर्ट से घर जा रहे हो, घर से कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट में जब काम कर रहे हो, उतने टाइम से 135 में आपको एग्जम्पशन मिली हुई है अरेस्ट से। ये तो आपका प्रोविजन है, वैसे भी आपको याद रहेगा। तो 32, 33, 35, 32 में महिला को, 33 में नेता नगरी और 35 में आपका ये आ गया जजेस वगैरह आ गया ना। और देखो 135 ए देख लो, सब में एग्जम्पशन है।
135A, इसमें मतलब MP MLA वगैरह जो होते हैं ना, उन लोगों को छूट मिली हुई है ना। MP MLA इसमें आ जाएंगे, MP MLA आ जाएंगे कि इनको भी छूट है। और इनको जो छूट है ना वो एक, देखो देखो उसमें क्या खास बात, देखो क्या है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ एन मीटिंग ऑफ सच हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, इतना मतलब जब मीटिंग वगैरह चल रही है तब, एंड ड्यूरिंग द 40 days बिफोर एंड आफ्टर सच मीटिंग सिटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है 137 में। कह रहे जब वो मतलब मान लो आपका पार्लियामेंट का सेशन अगर मान लीजिए उसमें है, सिटिंग में है ना, सेशन चल रहा है, तब भी नहीं कर सकते उनको रेस्ट वगैरह, है ना। और 40 दिन आगे पीछे, 40 दिन आगे पीछे भी छोड़ना है। तो मान लो अगर उनकी जून में मान लो हुआ तो उससे 40 दिन पहले भी रेस्ट मत करना, 40 दिन बाद में भी रेस्ट मत करना। ये क्वेश्चन कभी एक आध बार कहीं पूछा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। 135A में MP MLA को छूटा रेस्ट वगैरह से, जजेस वगैरह को 135 में छूटा रेस्ट वगैरह से, ये एक बार देखते रहना, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको ना एक बार 143 देख लो, इसमें पोस्टेज है। मुझे याद है कहीं पर स्टेज में ना, एक किसी स्टेट में ना यही पूछते थे कि पोस्टेज किस प्रोविजन में दी हुई है, कहाँ दी हुई है। तो इसे थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, मगर पोस्टेज है कहाँ पे, 143 में, मत सफिशिएंट, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है ना। 144 इंपॉर्टेंट है, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का प्रोविजन 144 देखते हैं, रेस्टिट्यूशन क्या है। कह रहा है कि वेयर एंड इन सो फार, आपको याद है हमने डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी थी 2.2 में, 2.2 में हम डिक्री की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, वहां पर भी हमने पढ़ा था जो 144 के क्वेश्चन डिसाइड होते हैं ना, वो डिक्री माने जाते थे। 144 के यही क्वेश्चन थे, रेस्टिट्यूशन का वो क्वेश्चन है, डिसाइड कर रहा है ना कोई कोर्ट, तो उससे डीम्ड डिक्री माना जाएगा, है ना। इंक्लूड था ना, ऑल्सो इंक्लूड है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री और एन ऑर्डर इज वेरिड और रिवर्स्ड इन एनी अपील, रिवीजन अदर प्रोसीडिंग, और is set aside or modified any suit instituted for the purpose. The court which passed the decree or order shall, on the application of any party entitled in any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will. तो उसमें क्या कहना क्या करा, मुद्दा हो गया कि A और B के बीच में मैटर चला, ठीक है, सीनियर डिवीजन में। यहाँ पे मान लो कि A हार गया, है ना, है ना। अब मान लो ये हार गया तो प्रॉपर्टीज को देनी पड़ी कोई चीज, या मान लो इसे देने पड़े 50,000 सपोज देने पड़े, यहाँ मिले, मगर ए फिर चला गया अपील में, ए अपील में चला गया, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, डीजे के मैटर चल रहा है ना, डीजे के मैटर चला। अब यहाँ पे ए जीत गया, यहाँ पे जीत गया, तो बी के पास जो 50,000 रुपये पहुंच गए थे, अब ए बोल रहा है 144 की एप्लीकेशन लगा रहा है, यहाँ पे 144 की एप्लीकेशन लगा रहा है, कह रहा है कि सर वो जो अब आपने तो के चेंज कर दिया डिसीजन नीचे वाले कोर्ट का, तो ये अपील लगा के जो मेरा पैसा चला गया, जो सामान चला गया, वो ये वापस करा दो, मुझे रेस्टिट्यूट करा दो, मुझे चीज वापस दिला दो। तो वापस क्योंकि नीचे वाले कोर्ट का डिसीजन चेंज हो गया, तो इसलिए मेरे को आप एक काम करो, वो क्या करेंगे, तो रेस्टिट्यूशन की अपील कहां लगाएगा, रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन सॉरी कहां लगाएगा, रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगाएगा जिस कोर्ट में नीचे ट्रायल कोर्ट में, इस वाले कोर्ट में सीनियर डिवीजन में जाके रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगाएगा, है ना। तो फिर वो कोर्ट क्या करेगा, वापस दिला देगा। ठीक है, बात समझ में। ये होता है नॉर्मली रेस्टिट्यूशन, कि आपने नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन के उसमें ऑनर करते हुए आपने कोई चीज दूसरी पार्टी को दे दी, ऊपर का डिसीजन चेंज हो गया, भैया मुझे वापस भी तो चाहिए वो चीज, तो ये है रेस्टिट्यूशन, है ना। 144 में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस्टिट्यूशन कहाँ दिया है, रेस्टिट्यूशन होता क्या है आप समझ ही गए होगे। 144 एक इंपॉर्टेंट है, देखो नीचे का क्लॉज 2 देखो, हल्का नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एनी रेस्टिट्यूशन और अदर रिलीफ विच कुड बी ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आप मुझे 50,000 रुपए आपने दे दिए थे, उसे भाई 144 की एप्लीकेशन लगा के ऑब्वियसली बात आप ले सकते हो, तो उसके लिए आप ना कोई नया सूट मत करना, आप ना कोई नया जाके ना कोई
केसी फाइल कर दो, ऐसा मत करो। जो काम एक एप्लीकेशन से हो रहा है उस काम के लिए तलवार की क्या जरूरत है? जो काम सुई से हो रहा है उसके लिए तलवार की क्या जरूरत है? जब काम आपका 144 के एप्लीकेशन से हो जाएगा तो फिर आपको नया शूट करके हमारा बर्डन को बढ़ा रहे हो भैया। तो आप नया शूट नहीं कर सकते अगर वो काम आपका रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन से हो रहा है। ये कह रहा है 144, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद देखो आप तो 148A देखो, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैविएट की जो वो लगती है एप्लीकेशन, ये क्या है मैं आपको वैसे बताता हूँ, वैसे आपने पढ़ी होगी। तो इसकी एप्लीकेशन का मतलब, कैविएट की एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इसमें ये होता है कि मान लो आपको भी एंटीसिपेशन है ना, आपको ऐसा पूर्वानुमान, ऐसी आशंका है आपको कि आपके खिलाफ ना कोई वो क्या बोलते हैं, कोई सूट फाइल हो सकता है ना, आपको ऐसा लग रहा है कोई कर देगा, और आपके बिना सुने डिसाइड ना हो जाए, इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, किसी कोर्ट में जाके इसमें कैविएट की एप्लीकेशन लगाते हो कि सर मेरे खिलाफ अगर कोई भी मैटर आए तो प्लीज आप मुझे जरूर सुनना, मुझे सुने बिना कोई डिसाइड मत। ऐसा ना हो कि मेरे सुना बनाई मान लो कि पता लगा कि ऐसा सुनने में आया है कि ए बी पे केस करने वाला प्रॉपर्टी के लिए, और आप उसमें सपोज करो बेनिफिशियरी हो, या आपको समझ को आपका चार्ज क्रिएटेड था उस प्रॉपर्टी में, आपको कुछ पैसा मिलता है वहां से, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, प्रॉपर्टी और बी के बीच में जो मैटर है, पर आपको उनको कुछ बेनिफिट मिलता है। तो आपको लग रहा है ऐसा ना हो कल ए बी पे केस करे, ये दोनों पहुंच जाए और मेरे को कोई सुने ना कोर्ट, ऐसा हो जाए कोर्ट मुझे ना सुने, तो आप क्या करोगे, एक ना एक वहां पर कैविएट फाइल कर दो कोर्ट में कि सर अगर ऐसा कोई मैटर आता तो आप मुझे जरूर सुनना, तो कोर्ट आपको सुनेगी। यही एप्लीकेशन को बोलता है कैविएट के, ये 90 डेज तक इन्फोर्स में रहती है। जिस कोर्ट में आप लगाते हो 90 दिन चलती है, 90 दिन बाद अगर 90 दिन निकल जाए तो आपको दोबारा फाइल करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि कैविएट की जो एप्लीकेशन है ना, कितने दिन तक इन्फोर्स में रहती है, 90 डेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम इसके प्रोविजन जो 148A में है। एक ये किसमें है और कितने दिन तक इसकी लिमिट है। अब देखो से पढ़ते हैं, कह रहा वेयर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड और हैज बीन मेड, है ना, इन अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड or about to instituted in a court. Any person claiming a right to appear before the court on the hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof. है ना? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा करेक्शन ले लेना 148 में, 148 में करेक्शन ले लो। 148 caveat की एप्लीकेशन सूट के लिए नहीं होती, एप्लीकेशन के लिए होती। मतलब नया सूट अगर फाइल हो रहा है उसके लिए कैविएट की होती है। हाँ, किसी सूट में कोई एप्लीकेशन वगैरह फाइल होने की अगर आपको लग रहा है तो वो आपके बिना ना डिसाइड हो जाए, उसके लिए आप कैविएट को करते हो 148 है। इसमें देखो इसका जो है ना, इसका क्लॉज 5 देखो जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पीटी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है पीटी में। क्लॉज 5 से जो क्वेश्चन बनाता है 100 में से 99 बार से यही बनाता है, वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉज्ड सच कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। 90 दिन बाद ये क्या होगी, फोर्स में नहीं रहेगी, फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज लॉस्ट अनलेस द एप्लीकेशन रेफर्ड हैज बीन मेड बिफोर द एक्सपायरी। तो दोबारा अगर आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो 90 दिन में एक्सपायर हो जाएगी कैविएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है 148A से, है ना। 151 इनहेरेंट पावर, ये तो मुझे पढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है, पीटी से क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है, इतना आपको भी पता होगा कि 151 बहुत सुनते हो आप। इनहेरेंट पावर पीटी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाता, मेंस का बनता है, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद आप देखो 152 देखो, आप 152 देखो, कह रहा है कि अगर कोई क्लरिकल अर्थमेटिक मिस्टेक हो जाए जजमेंट डिक्री या कहीं भी, है ना, कोई एक्सीडेंटल स्लिप हो गई, ओमिशन की वजह से कोई हो जाए, तो मे एट एनी टाइम बी करेक्टेड बाय द कोर्ट ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। तो याद रखना कि अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक है या फिर अर्थमेटिक जोड़ घटा में हो गई है ना, अर्थमेटिक कोई अगर मिस्टेक है तो उसे आप ठीक करा सकते हो, या कोर्ट अपने भी उससे कर सकता है।
ये 152 में आप इसको ध्यान रखना, कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछ देता है क्लरिकल अर्थमेटिक वाला प्रोविजन कहाँ दिया। ठीक है, तो मान लो कि कोई डिक्री विक्री हो गई, आपको दिख रहा है सर इसमें जो ऑर्डर किया था वो तो 10 लाख की बात होती है, इसमें तो इन्होंने एक जीरो कम लिखा है, 10,000 ही हो गए, तो सर 1 लाख ही रह गए तो 10 लाख की जगह, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लगता है, कोर्ट को खुद समझना है, कोर्ट उसे ठीक कर देगा। 152 क्लरिकल अर्थमेटिक मिस्टेक की बात कर रहा है। 153 कह रहा है जनरल पावर ऑफ अमेंड। देखो आपके लिए इसमें क्या है, एक 153 तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 153 ए भी नहीं, आपके लिए इसमें एक 153 मगर आप फिर भी चलो जनरल पावर टू अमेंड पकड़ लो, मगर ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए कि 153 में जनरल पावर टू अमेंड है ना। जनरल पावर टू अमेंड कहां पर है, रियल क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए उसको क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है ना, कोई ऐसा कोई है ना, कोई डिफेक्ट है, कोई एरर है प्रोसीडिंग में, सूट में कर सकता है 153 में। इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट 152 है और 153 बी है। 153 बी कह रहा प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, तो कह रहा जहां भी मैटर चल रहा है ना जो सिविल कोर्ट, जैसे मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो तो ओपन कोर्ट माना जाता है। ओपन कोर्ट का मतलब ये होता है कोई भी जाकर उसमें बैठ सकता है, प्रोसीडिंग सुन सकता है। तो अगर पूछ दे प्लेस ऑफ ट्रायल क्या माना जाता है, तो ओपन कोर्ट माना जाता है। कहां दिया, 153 बी में दिया, कहां दिया है 153 बी में ओपन कोर्ट। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और तो इसमें सेक्शन मतलब सेक्शन आपके खत्म है, 158 है। आपका ये समझो कि कम से कम अगर 25 क्वेश्चन सीपीसी से आएंगे तो 12 से 13 क्वेश्चन ना इतने सिर्फ 150 सेक्शन में से आ जाएंगे, समझ रहे हो, 150 क्वेश्चन आपके यहां से आ जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। अब रह गया बात ऑर्डर की, ऑर्डर से क्वेश्चन आएंगे तो कौन से ऑर्डर ऐसे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऑर्डर ऐसे जहां से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। फिर 1 से लेके और आपके मान लो कि 10 तक तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बीच में कोई एक आध ऑर्डर छोड़ कर लगवा दो ना, जैसे ऑर्डर 9, ऑर्डर 8, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले तो 1 से 10 तक तो अच्छे से हमें देखना ही है, तो चलो फिर शुरू ही करते हैं ऑर्डर 1 से। देखो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ऑर्डर्स के नाम पर, ये इंपॉर्टेंट है किस ऑर्डर में क्या है। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कमीशन, पता होना चाहिए ऑर्डर 36 है। मैंने पढ़ा दिया रेफरेंस, पता होना चाहिए ऑर्डर क्या था 46 है। रिव्यू पढ़ा दिया, ऑर्डर 47 है। मैंने आपको पढ़ा दिया था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ा था 26 वाला, उसका ऑर्डर 4 था। जैसे मैंने इंटरप्लीडर पढ़ाया था आपको याद हो, ऑर्डर 35 था। ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए, कुछ तो सेक्शंस के साथ आप पढ़ लोगे। जैसे आपने इंटरप्लीडर 88 में पढ़ा, उसके समय आपने 35 पढ़ा, आपको याद हो गया। और लगभग मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम 25 से 30 ऑर्डर कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनके नाम आपको बिल्कुल याद हो। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आ जाते हैं जहां से सीधे पूछा था किस ऑर्डर में है ये। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ना ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को है। अब देखो ऑर्डर 1 देखो, अब ऑब्वियसली बात है जब केस में शुरू होगा सबसे पहले क्या आता है केस में, पार्टीज है ना। तो ऑर्डर की बात कहता है किसकी, पार्टीज की बात करता है ना। तो पहला ऑर्डर बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया इन्होंने, पार्टीज ऑफ द सूट दिया ऑर्डर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर 1 इंपॉर्टेंट है, सॉरी रूल 1, रूल 2, रूल 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका रूल 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका रूल 10 इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 इसमें रूल है जो इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसका रूल 1 क्या कह रहा है। अब क्योंकि हमें पता पार्टीज की बात हो रही है
कह रहा है हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। जैसे हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे ना, ज्वाइंट ट्रायल होता है बेचारों का, एक्यूज वगैरह का 223 में, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेंटिफ क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो सकते हैं केस में। वैसे तो भाई एक प्लेंटिफ होता है नॉर्मली, एक डिफेंडेंट होता है। हमारा इसमें क्या होगा, डिफेंडेंट एक होगा और प्लेंटिफ कई सारे होंगे, मगर उसके लिए क्या क्या वो है इंपॉर्टेंट, मतलब क्या कंडीशंस हैं जिनके बिहाफ पे प्लेंटिफ को भी ज्वाइन किया जा सकता है। तो देखो क्या कहता है कि ऑल पर्सन में बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ वेयर, हो सकते हैं अगर जहां पर एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजेक्शन is alleged to exist in such person whether jointly, severally or in alternative। क्या रहा है, देखो ये कह रहा है कि मान लो सपोज करो, और इसका बी भी पढ़ लो तो मैं आपको अच्छे से फिर दोनों समझ में आएगा। एंड, और एंड है और नहीं है, एंड का मतलब कि पहली और दूसरी कंडीशन दोनों पूरी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। तो ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक ए है, इसने एक एक्ट किया, उससे बी सी डी तीन लोगों को नुकसान पहुंचा है। एक एक्ट किया जिससे इसने बी सी और डी को नुकसान पहुंचाया। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए, इसका रूल 1 का जो क्लॉज ए बोल रहा है उसमें कह रहा है कि इन सबको अलग अलग या एक साथ इसके खिलाफ ना राइट, इनका ना रिलीफ का राइट टू रिलीफ है ना, एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करता कैसे, वेदर जॉइंटली, सेवरली और इन ऑल्टरनेटिव। या तो सेवरली मतलब बी का भाई अलग करता है, इसका अलग करता है, इसका अलग करता है, या तीनों का मिलके ए पे करता है, या फिर ऑल्टरनेटिव में बी कह रहा है कि चलो या तो मेरा करता, मेरा नहीं करता तो इसका करता होगा, इसका नहीं करता तो इसका करता होगा। कैसे भी किसी न किसी का राइट एग्जिस्ट कर रहा है इसके सेम एक्ट के थ्रू। सेम इसने एक्ट किया या वो ट्रांजेक्शन करी है, सीरीज ऑफ एक्ट किया। और एक और कंडीशन उन्होंने बताई है कि प्लस एक काम और होना चाहिए कि अगर ये तीनों अलग करते केस, मान लो बी जाके एक अलग केस करता, सी जाके एक अलग केस करता, डी जाके एक अलग केस करता, इन सब केसों में कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होता। कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होता। जैसे मान लो ए ने क्या करा, सपोज करो ए ने क्या करा, ए ने शराब पी के नशे में गाड़ी चलाई और अपनी गाड़ी से तीनों को कुचल दिया, ठीक है, तीनों को इंजरी होगी, तो क्रिमिनल तो जो बनेगा भी कंपनसेशन के लिए। अब इसने एक एक्ट किया, एक्ट क्या था, शराब पी गाड़ी चला के पैर पे चढ़ा के इनको पैर में तोड़ काट दिया। बी को भी एक ही एक्ट से किया, सी को भी किया, डी को भी किया, ठीक है जी। अब इन तीनों का या तो इस पर सेपरेट राइट बनता है ना, बनता है जी। और अगर सब अलग अलग केस करेंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट क्या बनेगा, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या हो सकता है, उसका क्या ऐसे शराब पी के उसने वहां पर गाड़ी चलाई, भाई तीनों के केस में अलग अलग केसों में क्वेश्चन वाइज होगा, तो फिर ये तीनों एक ही केस में ज्वाइंट है ना, तो ये एक ही केस में ज्वाइंट हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट निकल जा रहा है, एक तो ये वाला कि अलग अलग करेंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट राइज होगा। एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राइट टू रिलीफ है ना, राइट टू रिलीफ जो है वो आपका सेवरली हो सकता है, जॉइंटली हो सकता है, या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। कभी पीटी में से पूछ रहे हैं कि अच्छा प्लेंटिफ को जॉइंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो आप याद रखना राइट टू रिलीफ जो उसका लेने का ना उसके एक्ट के खिलाफ, वो सेवरली भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, जॉइंटली भी हो सकता है, या फिर ऑल्टरनेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर अलग अलग केस करेंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट अराइज होगा, ठीक है। रूल 1 समझ में आया। रूल 2 तो बहुत सिंपल बात कह रहा है अगर कोर्ट को ये लगा कि प्लेंटिफ को अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, रूल 2 कह रहा है कि ये लगा कि इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या करेंगे, मैटर को डिले करेंगे या एम्बेरस करेंगे, है ना। तो कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन, तो क्या बोलेगा कोर्ट, उनसे बोलेगा काम करो भाई, तुम अपना अलग अलग केस करना चाहो तो कर लो, और कोर्ट चाहे तो खुद भी ये काम कर सकता है कि चलो भगो यहां से। देखो क्या कह रहा है, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन, तो कोर्ट कहेगा कि तुम आपस में डिसाइड कर लो भाई कौन रुकना चाहता, कौन जाना चाहता, मैं नहीं तुम्हें झेल पा रहा हूँ, और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, और यहाँ पर क्या करेगा,
सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर देगा। अच्छा तुम इलेक्ट नहीं कर रहे अपने आप, तो मैं ऑर्डर कर दूंगा सेपरेट ट्रायल का और मेक सच अदर ऑर्डर। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक साथ में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोर्ट उन्हें अलग अलग भी कर सकता है। बहुत सिंपल। रूल 3 देखो, कह रहा है वहां पे क्या प्लेंटिफ जुड़ गए, यहाँ पे क्या डिफेंडेंट को जोड़ दो। डिफेंडेंट को एक साथ कर दो, बहुत सारे डिफेंडेंट है, अलग अलग डिफेंडेंट है। वही जो कंडीशन थी लगभग सेम है, यहाँ पे सब कुछ प्लेंटिफ के उसमें हो रहा था रूल 1 में, यहाँ पे वही सब में डिफेंडेंट के लिए होने लगे। अब बड़ा ही फर्क है। देखो क्या कह रहा है, ऑल पर्सन में बी ज्वाइंट इन वन सूट एज डिफेंडेंट वेयर any right to leave in respect of arising out of the same act or transaction or series of act or transaction alleged to exist against such person। वहां पे इन फेवर में प्लेंटिफ में था, यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ है, चाहे वो ज्वाइंटली हो, सेवरली हो, ऑल्टरनेटिव हो। और इफ सेपरेट सूट फॉर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन एनी क्वेश्चन लॉ ऑफ फैक्ट वुड अराइज। कंडीशन तो दोनों सेम है। यहाँ पे भी उसके पक्ष में था जो सब कुछ प्लेंटिफ के में, वो यहाँ डिफरेंट डिफेंडेंट के, मतलब कि समझ लो कि यहाँ पे प्लेंटिफ ए होगा और डिफेंडेंट बी, सी और डी होंगे। पहले क्या था, बी सी डी प्लेंटिफ थे, ए सॉरी हाँ ये प्लेंटिफ थे पहले, रूल 1 में डिफेंडेंट था। अब ये हो गया प्लेंटिफ, ये होगा डिफेंडेंट। तो बहुत सारे डिफेंडेंट होंगे, तो ए के बी सी डी के एक्टों से ए को दिक्कत हुई है और ये सबका अलग अलग केस करेगा, तब भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट राइज, है ना। तो यहाँ से इतना नहीं पूछता कि नॉर्मली वो जो आपने रूल 1 पढ़ लिया ना, वही इंपॉर्टेंट है, वहां से पूछ देता है, कंडीशन पूछेगा आपसे, है ना। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। इसका रूल 8 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सुना ना रिप्रेजेंटेटिव सूट, आपने सुना रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये रूल 8 में, ऑर्डर 1 रूल 8 याद कर लो। ये भी पूछ सकता कहां दिया है, रिप्रेजेंटेटिव सूट कहां दिया है, ऑर्डर 1 रूल 8 में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें है क्या। देखो कह रहा है कि वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन, बहुत सारे पर्सन है, हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है सेम इंटरेस्ट, तभी आप रिप्रेजेंटेटिव सूट कर सकते हो या आपके खिलाफ किया जा सकता है, जब सेम इंटरेस्ट होगा आपका, है ना। देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ए, वन और मोर ऑफ सच पर्सन मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सू और बी शूड और मे डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। तो कह रहा है कि मान लीजिए सपोज करो 1 2 3 4 5 और 500 इतने लोग, ठीक है, और इन सब का मान लीजिए सेम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, ठीक है। अब ये 500 लोग कोर्ट में खड़े हो जाए जाके, किसी इन्हें केस करना है किसी आर पे। अब ये अगर 500 लोग कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो पागल हो जाएंगे जज साहब, है ना। ये बोलना शुरू करेंगे तो बात किसी समझ में नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, सपोज करो इसमें से 5 लोगों का एक पैनल बनाया और इन्हें बोले कि आप रिप्रेजेंट करो, है ना, रिप्रेजेंट करो। तो क्या होगा कि विद द परमिशन, वो परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट में, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कुछ लोग जाके क्या कर सकते हैं, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है उनके बिहाफ पर किसी पर केस कर सकते हैं या फिर डिफेंड कर सकते हैं ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब भी समझ आ गया होगा आपको, भाई इतने लोग करें क्या ये बेचारे। और फिर क्या कह रहा है बी, देखो बी क्या कह रहा है, द कोर्ट में डायरेक्ट वन और मोर ऑफ सच पर्सन में सूट और में डिफेंस सूट और बिहाफ ऑफ, यहाँ पर कोर्ट भी कर सकता है। मान लो भाई 500 में से किसी ने ना बोला कि 5 जाएंगे, 500 कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट कह रहा भैया काम करो ए बी और सी 3 लोग आ जाओ बस बहुत है, या फिर तुम लोग एक काम करो वोटिंग कर लो, कोई 3 लोग आके मेरे को बस बात समझाओ, मैं 500 लोग बात, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है,
रूल 8 में, बहुत कॉमन सेंस की बात है। 31 में क्या कह रहा है देखो, द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन at the plaintiff expense give notice to the of the institution of the suit to all persons who are interested either by personal service or by reasonable number of person or any other cause. Such service is not reasonably practicable by public advertisement. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बार मान लीजिए केस फाइल हुआ तो प्लेंटिफ के उस पर भाई जितने भी बंदे इंटरेस्टेड है सबको नोटिस भेजेगा कि हाँ भाई तुम भी इसमें देखो, तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब, तुम्हें मैटर चल रहा है, तो ये बताना पड़ेगा ना, है ना। और अगर मान लो तीसरा कह रहा कोई पार्टी चाहे तो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे भी इसमें आप रिप्रेजेंटेटिव बना दो, तो ये कॉमन सेंस के अंदर पूछता नहीं है ना, ये पूछता नहीं है इसमें। तो 6 देखो इसका जो आपसे पूछने की उम्मीद मैं करता हूं एक बार, वो क्लॉज इसके रूल 8 के क्लॉज 6 से करता हूँ, सब रूल 6 से करता हूँ। क्या कह रहा है, अ डिक्री पास्ड सूट अंडर दिस रूल shall be binding on all person on whose behalf or for whose benefit the suit is instituted defended as the case। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज करो 500 में से भाई 500 लोग थे, उन 500 में से 5 लोग वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब इनके खिलाफ डिक्री आ गई ना, या इनके खिलाफ इनके पास जैसे मान लो इन्होंने डिक्री ले ली। ये डिक्री तो देखो 5 लोगों ने वहां पर लड़के ली, मेरी डिक्री इन 500 पे बाइंडिंग हो। अब इन 500 में से कोई एक दिन रैंडमली कोई मान लो 451 बंदा निकल के नहीं आ सकता, बोले कर नहीं मैं तो जा रहा हूँ सूट करूंगा, तो रेस्ट डेटा लग जाएगा, क्योंकि इसको तो बाइंडिंग है ना ये, ठीक है, नया सूट नहीं कर सकता ये क्लॉज इसका जो 6 है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप देख लो इसका रूल 10, इसके बाद आप इसका देख लो रूल 10। रूल 10 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है रूल 10। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो रूल 10 क्या है, एक्चुअली मैं आपको पहले मोटा मोटा समझाता हूँ। रूल 10 कह रहा कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी पार्टी को जोड़ना तो नहीं जोड़ पाए, या किसी गलत पार्टी को जोड़ लिया, है ना, तो किसी पार्टी को तुम नहीं जोड़ पाए तो क्या करोगे, उसे बाद में जोड़ सकते। तो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन एक लगती है ना, तो इम्प्लीटमेंट का ऑर्डर बोलते हैं। पूछता तो नहीं है वैसे, मगर मैं फिर भी आपको मतलब पढ़ा देता हूँ रूल 110 से। इम्प्लीटमेंट का एक ऑर्डर होता है कि इसे आप इसे जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए अगर पार्टी, तो वो इम्प्लीट कर लेता है। या फिर किसी को निकालना है तो स्ट्राइक आउट कर दीजिए, रूल 110 की ऐसे बोलते हैं ना, 110 की एप्लीकेशन लगाई, 110 की एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, तो 110 की एप्लीकेशन होती है, तो मान लो कि ये पार्टी भाई ऐड करेगी, इसे ऐड करो, ये तो बहुत बड़ी नेसेसरी पार्टी थी। या फिर मान लीजिए कोई पार्टी ऐड कर ली, तो क्यों कर ली, है ना, तो इसके लिए क्या है 110 की एप्लीकेशन लगती है। या फिर मतलब मान लीजिए सूट गलत नाम से आपने फाइल कर दिया, तो नाम ठीक करा सकते हो आप उसमें ना, तो पहला जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, वेयर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ, और वेयर इट इज डाउटफुल वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ, अगर ये हो कि गलत नाम से हो जाए, द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that is necessary for the determination of real matter in dispute, so to do order any other person to substitute or added as a plaintiff। तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, उसका नाम मान लीजिए गलत नाम से हो गई है, चेंज कर सकते हैं, है ना, ये पीटी मार्क तो पूछता भी नहीं है। दूसरा इसका रूल 2 जो ये इंपॉर्टेंट है, रूल 2 से पूछता है, कोर्ट मे एट एनी स्टेज, कोर्ट में अगर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ईदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, खुद चाहे तो खुद कर ले, नहीं तो एप्लीकेशन पर कर ले, एंड ऑन सच टर्म एज मे बी अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंड, कोई इम्प्रॉपरली ज्वाइंड हो गया था, चाहे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की तरह, बी स्ट्रक आउट, बोलेगा निकालो इसको, ये आदमी इसमें जुड़ना नहीं चाहिए था, क्या हो गया, जुड़ गया है, निकाल दो। And that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, है ना,
or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added. तो मान लो कि अगर कोई नेसेसरी पार्टी है या कोई प्रॉपर पार्टी है, दो तरीके की पार्टी होती है। प्रॉपर पार्टी ये वाली होगी जिसमें लिखा है ना हुज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट में भी नेसेसरी, मतलब कि वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि उसके बिना कुछ होगा नहीं, मगर फिर भी सुनना जरूरी है, प्रेजेंस उसकी जरूरी है, तो वो पार्टी उसमें जुड़ी नहीं है। या ऐसी कोई पार्टी जिसका होना बहुत जरूरी है, वो पार्टी नहीं है, तो उसे क्या करेगा, ऐड कर देगा उसमें। इम्पीचमेंट का ऑर्डर बोलते हैं, 110 की एप्लीकेशन लगा क्या जुड़वा सकते हो, हटवा सकते हो, है ना। तो 110 की एप्लीकेशन यहां से लग जाती है। और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस ऑर्डर में आपके लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस 110 की एप्लीकेशन में इम्पीचमेंट ऑर्डर और स्ट्राइक आउट का ऑर्डर यहां से होता है। आपने रिप्रेजेंटेटिव यहां से पूछ देता है, 1 से 8 से पूछ देता है रिप्रेजेंटेटिव का, बाइंडिंग होता है, याद रखना। ज्वाइंटली प्लेंटिव कहां जुड़ते हैं, रूल 1 है ना, ऑर्डर 1 रूल 1। डिफेंडेंट कहां जुड़ते हैं, ऑर्डर 1 रूल 3, ये याद रखना है ना। इसका ऑर्डर 2 देख लो एक बार। ऑर्डर 2 कह रहा है फ्रेम ऑफ सूट। अब पार्टीज की बात हो गई, अब फ्रेम ऑफ सूट की बात है ना। अब देखो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना आपका रूल 2 है, ऑर्डर 2 रूल 2 मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बनाता ही बनाता है वो बात ना, आपका एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा। और ये कह क्या रहा है ये समझ लो आप अच्छे से। पहले जनरल डिक्लेरेशन रूल 2 में कर रहा है, कह रहा है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। कह रहा है एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, बट द प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। सपोज करो ये रूल 2 की जनरल डिक्लेरेशन ये कह रही है, कह रहा सपोज करो आपका ना एक प्रॉपर्टी का मुद्दा है और आपको प्रॉपर्टी 2 करोड़ की या 3 करोड़ की है, ठीक है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आप पहला ही कह रहा है कि आप अपना होल क्लेम को उसमें इंक्लूड कीजिए ना। तो 3 करोड़ का अगर मैटर है तो आप 3 करोड़ का रिलीफ क्लेम करो। रूल 2 कह रहा है भाई जितना आपका बनता है, जो क्लेम बनता है आप क्लेम करो, कोई इशू नहीं। अगर आप चाहो, नीचे की लाइन वगैरह अगर आप चाहो तो फिर आप इसमें क्लेम को रिलिंक्विश कर सकते हो किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन मानेंगे। सपोज करो दिल्ली में ना हाई कोर्ट 2 करोड़ से ऊपर के मैटर सुनता है, 2 करोड़ तक के मैटर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है, डीजे सुनता है ना, और इससे ऊपर का मैटर हाई कोर्ट। अब आपका क्लेम है 3 करोड़ का, आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट सपोज करो, और आप चाहते हो मैं केस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करूँ ज्यादा बेहतर, और उसके लिए आपको 2 करोड़ में ही आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप क्लेम 3 करोड़ का ना करके कम का क्लेम कर दो, 2 करोड़ का क्लेम, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाओ, है कि नहीं। ये कह रहा है रूल 2। पहले तो सिंपल एक जनरल बात कह रहा है कि आपका जितना क्लेम हो होल क्लेम को आप इंक्लूड करो। मैं अगर आप जुडिक्शन में आना चाहते हो किसी कोर्ट के, है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसके उतने क्लेम को क्या कर सकते हो, रिलिंक्विश कर सकते हो, मतलब के वेव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई एक बात। अब इसका रूल 2 देखो क्या, सॉरी रूल 2 का सब रूल 2 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquish। कह रहा है अगर एक बार आप 3 करोड़ से 2 करोड़ पर आ गए, कल आप ना अब बचा जो 1 करोड़ है ना, इसके लिए कोई दोबारा नया सूट मत कर लेना, ये कह रहा है। तो ऊपर कह रहा है भैया एक बार में आप पूरा क्लेम करो। तो ऐसा नहीं है कि 3 करोड़ का मैटर है, 50-50 लाख के लिए 6 केस करो, भाई ये नहीं कर सकता ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट होती है इससे। और या फिर मान लो कि आपने चलो वेव कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया आपने 1 करोड़, तो अब आपको 1 साल बाद आया भाई अब दोबारा 1 करोड़ के लिए पहुंच गए, तो कोर्ट में यही काम है क्या आपके पास,
इसलिए क्या कह रहा है कि एक बार में पहले तो बोलते पूरा करो, और दूसरा क्या करा, अगर आपने वेव कर दिया क्लेम को, अगर लिंकिस कर दिया, या कहो कि आप भूल गए, ओमिट हो गया, आपसे गलती हो गई उसमें, तो आप दोबारा शूट करके नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो तीसरा, देखो तीसरा कह रहा है कि पर्सन एंटाइटल टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक कॉज ऑफ एक्शन है, उसपे से कई सारे रिलीफ बनते हैं, 2-3 रिलीफ बनते हैं। सपोज कोई प्रॉपर्टी है ना, तो उस पर कब्जा करवा रखा है, तो आप पहले क्या बोलोगे, भैया इसका कब्जा मुक्त करा के दो मुझे, है ना, तो मुझे इसका पोजेशन चाहिए। फिर क्या है, अब भाई वहां पे रोफुल करना, उसने कब्जा कर रखा था, पोजेशन में था, तो मुझे इसका क्या चाहिए, कंपनसेशन भी चाहिए, है ना, ये भी चाहिए मेरे को। तो आपके मानो 2 रिलीफ बनते हैं। अब आपने क्या करा, एक से ज्यादा रिलीफ है, तो वो कह रहा है कि आप सारे रिलीफ मांगिए, और चाहो तो आप किसी रिलीफ के लिए कर लो, और जो रिलीफ आपने छोड़ दिया फिर उसमें दोबारा शूट नहीं कर पाओ। पहले ऊपर क्लेम की बात कर रहा था, अब यहाँ अलग अलग रिलीफ की बात कर रहा है। जैसे मान लो आपने सिर्फ पोजेशन के लिए करा, अब आपके मान लो एनक्रोचमेंट किसी ने कर रखा था, आपने वहां पर सिर्फ केस किया पोजेशन के लिए, आपने रिलीफ मांगा पोजेशन का, कोर्ट ने आपको पोजेशन दे दिया। अब आपने कल दूसरा केस किया कि अच्छा तो अब मुझे कंपनसेशन मिला 1 लाख रुपए, है कि नहीं, तो फिर ये वाला केस क्या, ये शूट करेगा, बार हो जाएगा। कि जब एक बार होता है, एक बार में आप बहुत सारे रिलीफ मांग सकते थे, तो आपने क्यों नहीं मांगे वहां पर, आपने क्यों वेट करा अलग अलग केस करने के लिए, आप क्यों इतना बोझ बढ़ा रहे हो हमारे ऊपर। आपको याद है हम सेक्शन 12 पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था अगर कोई किसी रूल की वजह से अगर कोई प्रिक्लूड होगा, कोई मतलब बार होगा किसी सूट पे, तो आप दोबारा सूट नहीं कर पाओगे। ऑर्डर टू रूल 2 उनमें से ही एक है, सेक्शन 12 का ही वो है, ऑर्डर टू रूल 2 वही है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपने अपना क्लेम छोड़ दिया तो दोबारा नहीं कर सकते, क्लेम का कोई एक पोर्शन, और या फिर मल्टीपल रिलीफ थे आपके पास बहुत सारे, उसमें से कोई एक रिलीफ छोड़ दिया, रिलीफ 1 भी था, रिलीफ 2 भी था, आपने ये छोड़ दिया, ये वाला सिर्फ क्लेम किया, तो फिर अब इसके लिए आप दोबारा केस नहीं कर सकते, बार लग गया, सेक्शन 12 के थ्रू बार लग जाएगा, समझे। ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑर्डर टू रूल 2। ऑर्डर 2 में और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट, जैसे रूल 3 है, इसका जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है। जैसे हम अभी प्लेंटिफ का देख रहे थे, है ना, फिर डिफेंडेंट का देख रहे थे, ऐसे ही और इसका जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन। देखो वैसे नॉर्मली होता है कि हर कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग अलग चलना चाहिए, है ना, हर कॉज ऑफ एक्शन आपको अलग राइट देता है, अलग राइट देता है, तो उसका वॉल्यूशन हुआ है तो आप अलग केस करो। मगर क्या है कि कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं जिसमें कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट हो सकता है। आपसे ये तो नहीं पूछता ऐसे किस किस में हो सकता है, मगर कभी रूल पूछ देगा आपसे, पूछता भी नहीं, रूल पूछ देगा आपसे कि जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहाँ दिया हुआ है, तो रूल 3 में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें इस वाले में कुछ भी नहीं है सर। ऑर्डर 3 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर 3 से कभी कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, ऑर्डर 4 मैंने आपको करा दिया था, ऑर्डर 5 आ गया आपका, है ना। अब एक काम करेंगे, ऑर्डर 5 हम करेंगे कल से, ऑर्डर 5 से कल से करते हैं सीपीसी को। कल एक काम करेंगे, क्लास थोड़ी जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे शायद हम, मैं आपको बता दूंगा, वैसे 2 बजे से हम लोग क्लास करेंगे कल। तो ये है कि कल ना, कल सीआरपीसी सीपीसी सोच रहे खत्म कर दें, ब्रेक ले लेंगे, है ना। चलो ठीक है।